दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 में आई और एक नई डिटेक्टिव वेब सीरीज शेखर होम्स को। तो हम ज्यादा देरी नहीं करेंगे, चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हमको लोनपुर का जंगल दिखाया जाता है और 1993 का समय। फिर हम देखते हैं इधर जो गार्ड्स रात के अपने ड्यूटी आवर्स में बैठ के क्रिकेट के समाचार रेडियो में सुन रहे होते हैं और वो दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी को हल्का होने के लिए जाना होता है तो दूसरे को वो बोल के जंगल के एरिया में थोड़ा आगे जाता है। उसने अपने साथ एक टॉर्च भी लिया था। टॉयलेट करते टाइम वो नोटिस करता है कि उसके सामने एक लाश पड़ा हुआ है। तभी वो चीख पड़ता है। फिर हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हम लोनपुर के एक कैफे को देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी अपना सूटकेस वगैरह लेके उसके अंदर जा रहा होता है और हम साइड के टेबल में नोटिस करते हैं दो लोग बैठ के दारू और चिकन खा रहे थे। उनमें से एक आदमी के गले में चिकन का हड्डी फंस जाता है। वो आदमी अपना गला पकड़ के बहुत कोशिश कर रहा था पर वो हड्डी बाहर नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं वही आदमी को अपना सूटकेस रखते हुए उसके पेट को वो जोर से दबा लेता है और दूसरा आदमी उल्टी कर देता है और वो मानो स्टेबल हो जाता है। और उल्टी करने की वजह से जो उस कैफे का मालकिन था सेज, वो उस दूसरे आदमी पे चीख पड़ता है कि तुमने ये क्या कर दिया, सुबह सुबह इससे उल्टी करवा दी, अब ये कौन साफ करेगा। फिर वो बोलती है मैं मजाक कर रही हूँ और उस आदमी से अपना नाम पूछती है। वो आदमी बताता है मेरा नाम डॉक्टर जॉन सैनी है और मैं आपका पेन गेस्ट बनने के लिए आया हूँ और इधर कुछ योगा के सेशन भी मैं लूंगा। सेज ये सुनने के बाद बहुत ही खुश होता है। वो अपने एक कैफे के लड़के इंदू को बोल देता है कि इसको अपना घर दिखा दो। तब वो लड़का इंदू बोलता है घर के चाबी तो शेखर दादा के पास है और वो बाहर गए हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। तब सेज बोलती है कि उसे ढूंढ के लाओ, गेस्ट अंदर नहीं जा पा रहा, वो तो कब से रेंट भी अच्छे से नहीं दे रहा। तभी डॉक्टर सैनी भी बोलता है कि मैं थोड़ा उसके साथ बाहर चला जाऊं, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। फिर सेज बोलती है हाँ आप जा सकते हो। फिर इंदू सैनी के साथ मिलके शेखर को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। तभी इंदू बोलता है कि पैदल जाके शेखर दादा को ढूंढ नहीं सकते, मार्केट एरिया में जाना पड़ेगा, पर अब उतना चल नहीं पाओगे, हम एक रिश्का बुला लेते हैं। तब हम देखते हैं कि इंदू एक रिश्के वालों को बुलाता है और वो दोनों रिश्के पे बैठ जाते हैं। तभी डॉक्टर सैनी इंदू से पूछता है तुम्हारा शेखर दादा करता क्या है, सिर्फ भागता ही रहता है या कुछ काम धाम में करता है। तब इंदू बोलता है शेखर दादा सब कुछ करते हैं, वो बच्चों के लिए स्कूल भी पढ़ाता है और खुद भी बहुत रात रात तक पढ़ते रहते हैं। रात में वो गाना भी गाते हैं और ऊपर से काला जादू भी, उनको सब पता होता है पहले से। शेखर दादा मानो कुछ भी कर सकते हैं। जो रिश्का चला रहा होता है वो हर 2-3 सेकंड के बाद बेल बजा रहा होता है और हम कुछ बकरे को देखते हैं जो कि मार्केट एरिया में बंधे हुए थे। तभी अचानक से रिश्का वाला अपने रिश्के से उतर जाता है और एक आदमी को जाके बोलता है तूने बकरा चुराया है और उससे वो बकरे की रस्सी ले लेता है और बोलता है तूने साजलदा से ये बकरे चुराए हैं। ये बोलने के तुरंत बाद वो आदमी भागने लगता है। तभी उसके पीछे इंदू भी जाता है कि ये कौन है कि रिश्के से तुरंत उतरने के बाद उसे बोल रहा है कि बकरा उसका नहीं है। और ये सब कुछ होते हुए सैनी देख रहा होता है। फिर हमारे सामने इंट्रोड्यूस होता है शेखर का, मतलब शेखर होम्स। उसने अपना भेष बदल के रखा था। इंदू फिर उसे पहचान जाता है। फिर इंदू से वो बोलता है अरे सजलदा ने ये मुझे काम दिया था, उनकी बकरी चोरी हो गया और उनका रिश्का मैं लेके आया। ये बेल सुनने के बाद ही उनकी बकरी उनकी तरफ आ जाता था, मतलब खाने का टाइम हो चुका था। तुम लोगों को रिश्के में बिठाने के बाद जब मैं बेल बजा रहा होता हूँ मैं ये देख रहा था कि कौन सी बकरी मेरे तरफ अपना सर मुड़ता है, मतलब वो सजलदा की बकरी थी और ये मार्केट एरिया में ही बिकेगा कि छोटा सा एरिया है और आज सुबह ही बकरी चोरी हुआ है। फिर इंदू डॉक्टर सैनी से बोलता है ये है हमारे शेखर दादा, बोला था ना मैंने इनको काला जादू आता है। और शेखर दादा ये है। ये बोलने से पहले ही शेखर बोल देता है इनका नाम डॉक्टर सैनी है जो तुम बोल चुके हो और ये हमारे नए पेन गेस्ट है क्योंकि ये सीधा कैफे से आ रहे हैं। कैफे से आ रहे हैं क्योंकि ये तुम्हारे साथ आए हैं तो कैफे से ही आ रहा होगा। और ये बहुत अच्छे डॉक्टर भी है क्योंकि आज सुबह जिनकी जान उसने बचाया उसने उल्टी कर दिया। डॉक्टर साहब ने उल्टी को डॉच करने की पूरी कोशिश किया पर छोटा मोटा दाग उनके कपड़ों में लग गया और दारू के साथ चिकन खा रहा था जीवन, जो कि वो सुबह सुबह ही करता है। और बाकी की आगे की स्टोरी तो मैंने पहले ही बता दिया। और हाँ ये आर्मी में भी थे क्योंकि इनके गले के कट्स देखो, पेट झूल चुका है। आर्मी में डॉक्टर थे, पहले रिटायरमेंट हो गए। अर्ली रिटायरमेंट तो उन्होंने ले लिया पर अभी भी उनके स्वभाव नहीं गए। अभी भी आर्मी के एक सैनिक की तरह वो खड़े रहते हैं और ऊपर से एक स्वभाव जो आर्मी में अक्सर देखा जाता है कि बूट पॉलिश, वो अभी भी ये करते हैं। और इसी के साथ एक इंट्रोडक्शन में आप समझ चुके होंगे कि शेखर होम्स क्या चीज है और इसके साथ डॉक्टर सैनी भी समझ चुका है कि किसके साथ वो रूम शेयर करने वाला है। फिर वो दोनों घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद सेज उनका वेलकम करती और बोलती है शेखर इससे अच्छे से बिहेव करना क्योंकि तुम्हारे पिछले जो पेन गेस्ट है वो छोड़ के चले गए थे, तुम तो अकेले रेंट नहीं भर पाते। ये आए इधर योगा थोड़ा मेडिटेशन करने और जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स फील करने, इनको भी भगा मत देना। शेखर तो बोलता है ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है, मैं किसी को भगाता नहीं, वो अपने आप छोड़ के चले जाते हैं। फिर ये दोनों थोड़ा बातचीत करते हैं और हमको रात में दिखाया जाता है। यहाँ पर हम शेखर को देखते हैं जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है और इधर डॉक्टर सैनी सो नहीं पा रहे। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि शेखर सोफे पे सोया हुआ है और डॉक्टर सैनी चाय पी रहे थे। तभी शेखर बोल देता है दरवाजे पे आवाज सुन के कि इंस्पेक्टर लाहा आ चुके हैं, जरूर कुछ न कुछ बड़ा केस लेके, नहीं तो इतना सुबह वो कभी नहीं आते। और वही होता भी है, इंस्पेक्टर लाहा आ चुके थे शेखर से मदद मांगने के लिए। वो बोलते हैं कि ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा केस है क्योंकि ये मर्डर केस है। लोनपुर जैसे विलेज में कभी ऐसा केसेस होते ही नहीं शेखर, तुम्हें प्लीज हमारी मदद करनी पड़ेगी। शेखर ये सुनकर बहुत ही खुश हो
हो जाता है क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट खुद से उससे मदद मांग रहा है। वो बोलता है ठीक है चलो, और डॉक्टर साहब आप भी चलो, पर सैनी मना कर देता है कि मुझे तो योगा क्लास के लिए जाना है। तभी शेखर इंस्पेक्टर से बोलता है ये एक डॉक्टर है, अगर उस जगह जाते हैं तो अगर कोई मेडिकल वाला केसेस हुआ तो ये अच्छे समझ सकते हैं। तो इंस्पेक्टर इन्हें भी इंसिस्ट करते हैं कि आप भी हमारे साथ चलो। फिर वो लोग क्राइम सीन पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद शेखर बोलता है ये तो पॉइजनिंग वाला केस है, क्योंकि जो मरा पड़ा हुआ है उसके मुंह से झाग निकला हुआ है, व्हाइट आप देख सकते हो। और आपने तो बोला था सिर्फ मर्डर केस है, ये तो थोड़ा अलग केस है, देखो इसके बॉडी पे यू वाले निशान बने हुए हैं। फिर शेखर पेड़ के पीछे से एक वॉलेट भी बरामद करता है। ये बोलता है कि इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, पर ये बैंक में कैशियर था, क्योंकि इसके हाथ के एक निचले हिस्से को देख लो जो कि पैसे गिनते गिनते थोड़ा मोटा हो गया और थोड़ा छिल चुका है, और हाथ में एक स्टैंप का कलर भी लगा हुआ है, मतलब वो स्टैंपिंग भी करता है, पता लगाओ। फिर डॉक्टर सैनी को बुलाता है और ये बोलता है कैसे पॉइजनिंग है बता सकते हो। डॉक्टर सैनी बोलता है कि साइनाइड हो सकता है, पोटाशियम साइनाइड। तो शेखर बोलता है इस जंगल में पोटाशियम साइनाइड कहां से आएगा। तभी डॉक्टर सैनी बोलता है हो सकता है कोई जड़ी बूटी, कोई बारबटोस, ऐसा कुछ। शेखर बोलता है हो सकता है। तभी पुलिस वाला बोलता है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कल कोई आए इधर मार के छोड़ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल से इधर से चल सकते हैं। इंस्पेक्टर तब बोलता है हो सकता है यू शख्स का कोई मीनिंग हो, हम पता लगाते हैं कि इस आदमी का यू शख्स के किसी के साथ कोई एफआईआर या जान पहचान है या नहीं है। फिर हम देखते हैं शेखर अपने घर में बच्चों को ट्रेनिंग भी देता है डिटेक्टिव बनने का, मतलब वो छोटे मोटे सामान को गायब कर देता है और चद्दर डाल देता है और बोलता है कि आप लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशन किया है। तभी उधर पुलिस इंस्पेक्टर आता है और बोलता है शेखर तुमने सही बोला है, ये कैशियर ही है बैंक में, और इसके साथ यू नाम के बहुत सारे लड़कियों के नाम भी जुड़े हुए हैं जो कि इसके कलीग थे, मे बी एफआईआर किया होगा इसलिए मार दिया है, या इसने खुद सुसाइड कर लिया, ऐसा नॉर्मल सा केस है यार, ओपन एंड शट केस, इसमें ज्यादा जाते नहीं है शेखर। शेखर तब बोलता है ये कोई सुसाइड नहीं, ये मर्डर है, और ये सिलसिला आगे भी चलेगा। ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर भी परेशान होता है और उधर से चला जाता है। फिर उस दिन रात को हम फिर से देखते हैं कि शेखर गाना बजा रहा होता है और सैनी फिर से सो नहीं पाता, और दूसरी जगह हम एक सुनसान सड़क में एक लड़की को देखते हैं जिसके सामने एक लाइट आके रुकती है। फिर हम देखते हैं कोई तो एक आदमी अपने दोनों हाथों में 2 पिल्स उस लड़की को दिखा रहा होता है और वो लड़की बहुत घबरा रही थी। फिर अगले दिन हम फिर से पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि शेखर के घर में आता है और बोलता है शेखर दूसरा मर्डर हुआ है। फिर से ये लोग क्राइम सीन में पहुंचते हैं और फिर से सेम पैटर्न था, लड़की के हाथ में भी यू का सिंबल बना हुआ था। तभी शेखर बोलता है कि एक घोड़े के नाल का सिंबल है, गुड लक माना जाता है किसी किसी के लिए। इंस्पेक्टर ये भी बोलता है कि कोलकाता फॉरेंसिक लैब ने ट्रेस कर लिया है कि पॉइजन क्या है, पॉइजन का नाम है कुलकुशन, ये एक लोकल हब है। तभी डॉक्टर सैनी भी बोलता है कि ये अगर कोई लेता है विद इन अ सेकंड उसकी मौत हो जाता है। शेखर फिर कुछ दूर बाद जमीन पे टायर के निशान और कुछ होल्स भी नोटिस करता है, और शेखर इंस्पेक्टर को एक चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलता है कि हाल ही में जिस किसी की मौत पॉइजन की वजह से हुआ है वो कैसे हुआ और कहां से हुआ, कौन सा पॉइजन था, उसका रिपोर्ट चाहिए। और शेखर का पेट बहुत दर्द कर रहा होता है। तब कैफे में बैठने के बाद भी सेज उसे बोलती है मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूँ, पर शेखर को फीका खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो इंदू को बोलता है मुझे थोड़ा लाल मिर्च का डिब्बा ला के दो, खाने में मिक्स करना है, पर सेज को पता ना चले, फिर से वो चीखने लगेगी। डॉक्टर सैनी भी तब उसे मना करता है, पर इंदू लाके उसे वो डिब्बा दे देता है। तभी आता है इंस्पेक्टर लाहा, तब बोलता है कि वर्धमान जिले में एक छोटा सा हॉस्पिटल है, उसमें हमको कुलकुशम हब की थोड़ा इंस्ट्रक्ट मिला है, हमको उधर जाके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तब शेखर बोलता है मेरे तो पेट में दर्द है, मैं नहीं जा पाऊंगा, पर आप जाओगे तो पिछली बार की तरह खाली हाथ लौट आओगे, अब अपने साथ मेरे असिस्टेंट डॉक्टर सैनी को भी ले जाओ। डॉक्टर तो बोलता है मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हूँ। तब शेखर बोलता है अरे किसी की जान बच जाएगी, ठीक है असिस्टेंट ना सही, तुम जाओ। तो इंस्पेक्टर भी जब डॉक्टर को बोलता है वो राजी हो जाता है, पर शेखर को जाते टाइम वो मना करता है कि लाल मिर्च तुम नहीं खाओगे, तुमको और पेट दर्द होगा। फिर ये दोनों पहुंचते हैं हॉस्पिटल में और पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। वार्ड बॉय से लेकर डॉक्टर सबसे ये लोग पूछताछ करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक वार्ड बॉय दूर से इन लोगों को देख रहा होता है और ये चीज नोटिस करता है डॉक्टर सैनी, और डॉक्टर सैनी को देखते ही वो आदमी भागने लगता है और डॉक्टर सैनी और इंस्पेक्टर उसका पीछा करते हैं और डॉक्टर सैनी उसे पकड़ लेता है। और दूसरी जगह हम शेखर को देखते हैं जो कि पेट दर्द से तड़प रहा होता है। वो घर जाने वाले रास्ते में चलते हुए जाता है पर पेट पकड़ के एक चाय की दुकान के बेंच पे ही वो सो जाता है और जोर जोर से चीखता रहता है। दूसरी तरफ डॉक्टर सैनी इस वार्ड बॉय को पकड़ लेता है और बोलता है तू भागा क्यों, तुझे जरूर पता है ये 3 खून के बारे में और इस हब के बारे में भी। वो लड़का पहले कुछ भी नहीं बोलता, पर बाद में जब उसको बहुत धमकाया जाता है वो सच बोल देता है। और दूसरी जगह हम शेखर को देखते हैं, दुकान के आसपास के लोग एक एम्बुलेंस को बुला चुके थे। एक एम्बुलेंस से आदमी निकलता है और शेखर को गाड़ी में डाल के वो एम्बुलेंस लेके चला जाता है। वार्ड बॉय बताता है वो आदमी पहले इधर ही काम करता था, अब नहीं काम करता, थोड़ा पागल है सर वो, अभी सुनने को आया है कि वो कहीं पर प्राइवेट एम्बुलेंस चलाता है। फिर हमको एम्बुलेंस दिखाया जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच रास्ते से जा रहा होता है और वो एम्बुलेंस और कोई नहीं वही पागल किलर देबू चला रहा होता है। और हम उसके मिरर में देखते हैं जहाँ पर घोड़े का नाल का एक सिंबल लटका हुआ था। वो नोटिस करता है कि पीछे का एम्बुलेंस का दरवाजा खुला हुआ है। फिर वो गाड़ी रोकता है और पीछे जब वो दरवाजा बंद करने के लिए जा ही रहा होता है वो देखता है कि अंदर शेखर की बॉडी मिसिंग है। फिर वो इधर उधर चेक करता है और एम्बुलेंस में जब वो बैठने ही वाला था वो देखता है कि शेखर उसके साइड के सीट में ही बैठा हुआ है। वो तब शेखर से बोलता है कि गजब टोपीबाज आदमी हो, पेट का दर्द बना के ऐसा हवा कर दिए थे कि आसपास के लोगों को एम्बुलेंस बुलाना पड़ा, तुम जब छोटे थे मम्मी को तो बहुत परेशान किया होगा, मम्मी पेट दर्द स्कूल नहीं जाना। तब शेखर मुस्कुराता है। तभी वो ड्राइवर बोलता है कि हमारे बारे में तुमको पता कैसे चला, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि शेखर को सब पता है। शेखर फिर बोलता है जंगल में जब मैं लाश को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था इंस्पेक्टर मुझे बोला था ये रिस्ट्रिक्शन एरिया है, सिर्फ इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोग ही आ सकते हैं, जैसे फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस। देबू फिर बोलता है कि पुलिस की जीप भी तो हो सकती है। तब शेखर बोलता है कि पुलिस वाले हॉस्पिटल के कटिंग नाइफ यूज नहीं करते जिससे तुमने घोड़े की नाल का मार्क बनाया है।
शेखर ये भी बोलता है कि दूसरे विक्टिम के जगह से मुझे टायर का निशान मिला है जो कि तुम्हारे गाड़ी का है। तब देबू बोलता है कन्विंसिंग नहीं है। वो बोलता है रैंप। हॉस्पिटल में जो रैंप यूज किया जाता है मरीजों को उठाने के लिए और डाउन करने के लिए, उसका रॉड का एक होल उस जगह पे हो चुका था, जो कि पहली वाले जगह पे नहीं हो पाया क्योंकि उधर पत्ते बिछे हुए थे। दूसरे जगह पे वो होल रैंप के ही थे। तब देबू भी बोलता है मान गए तुम्हें गुरु, तुम तो जिला हिला दिए। अभी शेखर बोलता है पर तुम्हारा आज का दिन खराब गया देबू, क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। देबू तब बोलता है पैसे के लिए ये सब कुछ कौन करता है, मैं तो गेम के लिए करता हूँ। पहले मैं वर्ल्ड में गेम खेला करता था, क्रिकेट का। चौके पे 40 रुपए, 6 मारा तो 100 रुपए, ऐसे खेला करता। उसमें मजा नहीं आया। फिर मेरा खुरापाती दिमाग चला, कोई मरीज अगर हॉस्पिटल में आता है वो बचेगा या मरेगा, उसके ऊपर डबल वाला बेट खेलने लगा। उसमें मैं जीतता भी था और कभी हारता भी था, पर पैसे अच्छे बन रहे थे। फिर मेरा खुराफाती दिमाग और चला और मरीजों के हारने पे मैं बेट लगाता गया। कोई मरीज अगर जिंदा बाहर निकलता है उसका पीछा मैं करने लगा और उसको मार देता। मरने की वजह से फिर से मुझे डबल पैसा मिलता। और अगर कभी जीतने पे पैसा लगाता तो मरीज को मैं अगवा करता और उसको मैं 2 गोलियां देता, एक नींद की एक मौत की। वो अगर नींद की गोली चुनता तो उसको मैं जीत की रकम भी दे देता। वैसे मैं बहुत ही ऑनेस्ट वाला साइको हूँ। शेखर फिर बोलता है ठीक है, तो तुम्हारा ये खेल तो अभी खत्म हो चुका है, तो पुलिस स्टेशन का रास्ता बाईं तरफ है। तब वो आदमी बोलता है मौत की तरफ भी तो हम जा सकते हैं शेखर होम। फिर हम देखते हैं एम्बुलेंस के पीछे फिर से देबू वो गेम खेलता है। 2 हाथ में 2 पिल्स लिए हुए था और शेखर को एक चुनना था, एक नींद की और दूसरा वही जड़ी बूटी मतलब हम्प का। अगर वो ले लेता तो तुरंत मारा जाता। कुछ टाइम तक शेखर सोचता है कि कौन सा उठाए, फिर वो एक उठाता है और मुंह के अंदर डाल लेता है। फिर हमको अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम डॉक्टर सैनी और इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि गाड़ी लेके जा रहे होते हैं। डॉक्टर सैनी बोलते हैं कि देबू का फोटो हर जगह सर्कुलेट कर दो और हर एक एम्बुलेंस में चेक करो। ये लोग बोल ही रहे थे और गाड़ी जा ही रहा था, तभी उनके सामने एम्बुलेंस आके रुकता है और उसमें से उतरता है कौन, शेखर। और इंस्पेक्टर से बोलता है कि आपका केस सॉल्व हो चुका है, पीछे आपका साइको क्रिमिनल बैठा हुआ है। फिर वो अगले दिन का सब कुछ डॉक्टर सैनी को बताता है कि इसने भी मेरे सामने 2 पिल्स रखे थे। जो हम वाला जो पिल है उसका डेंसिटी ज्यादा है, वो हवा में उतना नहीं हिलता, पर जो नींद वाला है वो हवा में हिलता है। तो थोड़ी टाइम तक सोचने के बाद हवा की मदद से मैं वो सोने वाला पिल उठा लेता हूँ, पर वो खाता नहीं। और जब उसे लगता है कि मैं मर चुका हूँ तब मैं मेरे पीछे से वही जो डिब्बा मैंने इंदू को बोला था मिर्ची का, वो निकालता हूँ और उसके चेहरे पे छिड़क देता हूँ। वो देख नहीं पाता अच्छे से, फिर उसे पीटता हूँ और बांध के आज वो तुम्हारे सामने है। इसी के साथ ये केस सॉल्व हो जाता है। फिर ये लोग घर जाते हैं और आज डॉक्टर सैनी बोलता है कि मैं और टाइम तक रुकना चाहूंगा क्योंकि मुझे ये होम पसंद आ गया। मतलब वो शेखर होम की बात कर रहा है। फिर इधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको और एक घना जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ नक्सल या टेररिस्ट को देखते हैं जो कि गोलियां प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर हमको उनका बॉस का चेंबर दिखाया जाता है जहाँ पर एक फोटो फैक्स हो रहा था, जहाँ पर हम इंस्पेक्टर लाहा और उनके पीछे शेखर होम और डॉक्टर सैनी के फोटोज को देखते हैं और इनको उनका टीम का लीडर देख रहा होता है। और उस फोटो के साइड में एक बॉक्स भी रखा हुआ था जिसके ऊपर एक एम करके सिंबल भी बना हुआ होता है। फिर हमको अगले दिन सेज के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर सैनी पेपर लेके आता है और जहाँ पर लिखा हुआ था कि लाहा ने ये केस सॉल्व कर लिया और पूरा क्रेडिट तो वही ले गया, पर शेखर केस तो हमने सॉल्व किया था। शेखर तब बोलता है मुझे कोई फेम वगैरह नहीं चाहिए, मुझे बस केस सॉल्व करना है। लाहा मुझे केस ला के देता है, मैं केस सॉल्व करता हूँ, आगे क्या होता है ना होता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तब सेज बोलते हैं ऐसे तो तुम रेंट नहीं भर पाओगे। तब डॉक्टर सैनी भी बोलते हैं हम एक डिटेक्टिव एजेंसी क्यों नहीं खोलते जहाँ पर से पैसे लेके हम केस सॉल्व करेंगे और पैसे की डिपार्टमेंट मेरा होगा। शेखर पहले तो नहीं मानता। तभी सेज अपना वुमेन कार्ड खेलती है। वो बोलती है मैं तो बूढ़ी भी हो रही हूँ, मेरी न कोई लड़का है न कोई है, कौन मुझे देखेगा अगर तुम टाइम से रेंट नहीं देते मुझे। फिर शेखर सेज के बात को मान लेता है और एजेंसी खोलने के लिए राजी हो जाता है। फिर एक के बाद एक इंटरव्यू आते जाते हैं और डॉक्टर सैनी 10 रुपए 5 रुपए करके उनसे लिए जा रहे थे और छोटे छोटे केस थे। कुत्ता किसी का खो गया, किसी का अफेयर हुआ है, इवन की पुलिस इंस्पेक्टर लाहा भी अगर आता है कोई केस लेके उन्हें भी पैसा देना पड़ रहा है। फिर उस दिन रात को हम शेखर को देखते हैं जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। तभी हम देखते हैं सेज के कैफे पे जहाँ पर दोनों लोग बात कर रहे होते हैं, चैटर्जी और गोस्वामी। वो बात कर रहे थे दास के बारे में कि दास अगर होता तो महफिल और जम जाता। फिर गोस्वामी बोलता है देख रहा होगा किसी की शादी, उसका तो हो नहीं रहा। फिर चैटर्जी बोलता है अगर उसका हो गया होता ना तो हमारी तरह हालत हो जाता उदास। इधर से हमको पता चलता है कि दास की शादी नहीं हो रही। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं दास हाजिर है शेखर होम्स के घर में। वो फिर आता है और शेखर बाबू को अपनी कहानी सुनाता है क्योंकि उसके पास भी एक प्रॉब्लम था। वो बोलता है मैं रोज की तरह मेरे दुकान में था, पेपर पढ़ रहा था, उधर मुझे एक विज्ञापन मिला। आप लोगों को तो पता होगा मेरी शादी नहीं हो रही। उस विज्ञापन में लड़की के पापा के 4 शर्तें थे, अगर वो मैं मान लेता हूँ तो मैं शादी कर सकता हूँ और सारे गुण मुझसे मिल रहे थे। लड़के की उम्र 40 के ऊपर होना चाहिए, लड़के का लास्ट नेम का शुरुआत डी से होना चाहिए, लड़का बंगाली होना चाहिए और खुद का बिजनेस होना चाहिए, जो कि चारों गुण मेरे अंदर है। मैं उस दिए गए नंबर पे कॉल करता हूँ और लड़की के पापा से मिलने के लिए जाता हूँ। वो मुझे एक शर्त देते हैं क्योंकि उनके लड़की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है तो इसलिए मुझे फॉरेस्ट में 30 दिन तक रुकना पड़ेगा, वो भी बिना किसी सहारे। सब कुछ मुझे बंद करना पड़ेगा और इधर ही रहना खाना सब कुछ मुझे इधर ही करना पड़ेगा। पहले के कुछ दिन तो वो मुझसे मिलने के लिए आते थे, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, फिर भी मैं कैसे भी करके उधर रह रहा था, एक टेंट लगा के शिकार करके। मेरे मन में सिर्फ एक ही होप था कि लड़की से मेरी शादी हो जाए और उनकी लड़की बहुत सुंदर थी। और शेखर दादा इस शर्त के अंदर भी एक शर्त था, मैं एक दिन भी शहर नहीं जा सकता। अगर मैं एक दिन भी ये सब कुछ रोक दिया तो मुझे फिर से शुरुआत करना पड़ेगा। कुछ दिनों तक वो मिलने नहीं आए, मुझे फिर शक हुआ, धीरे धीरे दिन बीतते गए, वो हफ्ते
में तब्दील हो गया। आज 20 नंबर वाला दिन है, मैं आज आपके पास आया हूँ। ना मुझे ससुर जी दिखे। जब मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पता किया, ऐसी कोई लड़की ही नहीं है। मैं तो बिना शादी की ही मर जाऊंगा शेखर दादा। तभी डॉक्टर सैनी बोलता है आपका केस सॉल्व कर दिया जाएगा, 50 रुपए डालो। वो फिर बोलता है मेरा दुकान तो कब से बंद है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। शेखर बोलता है ठीक है, पैसे नहीं है क्या हुआ, तुम्हारी शादी हम कराएंगे। शेखर फिर उस जगह जाता है जहाँ पर दास बाबू रह रहे होते हैं। उधर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, लड़की की एक फोटो मिलती है जो कि और कोई नहीं, मिस वर्ल्ड सुष्मिता सेन की होती है। फिर सेज के कैफे में ये दोनों ये सब कुछ डिस्कस कर ही रहे थे, तभी उधर इंस्पेक्टर लाहा भी होता है। दास के बारे में सुनकर वो बोलता है तुम अभी लुच्चे लफंगों के केस भी उठाने लगे। वो एक नंबर का लड़कीबाज है, कोई भी लड़की उसने गाँव में छोड़ा नहीं है, सबको उसने प्रपोजल के लिए ऑफर कर दिया। कोई लड़की तो मेरे पास कंप्लेन लेके भी आया, मैंने उसको अच्छे से हड़का दिया कि ये सब करोगे तो सीधा लॉकअप में जाओगे। और आखिर में तो हमारी उर्मिला जो मेडिसिन शॉप में बैठती है वो आई थी मेरे पास दास के कंप्लेन को लेकर। फिर शेखर बोलता है कि आखिरी से ही शुरुआत करेंगे। फिर उर्मिला के पास वो जाता है, फिर उर्मिला उसे देख कर भागने लगती है। जब उसे पूछा जाता है वो बोलता है कि सेज मुझे बोल बोल के थक चुकी है कि मैं तुमसे शादी कर लूं, पर तुम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी शेखर बोलता है ना मुझे तुम्हारे ऊपर है। दास के बारे में तुम क्या जानते हो, ना आप जानते हो, एक नंबर का लड़कीबाज है। मुझे तो कितनी बार उसने बोला शादी कर लो, दहेज देंगे खुद। ये सब कुछ सुनने के बाद फिर से वो कैफे जाते हैं और बातचीत करते हैं कि दास ने और कौन से लड़की को छेड़ा होगा, एक लिस्ट बनाओ। डॉक्टर सैनी बोलते हैं इसका लिस्ट बहुत ही बड़ा बनेगा, हमको फोकस करना चाहिए सन्नाल पे जो कि उसका ससुर होने वाला था। वो इस गांव का नहीं है क्योंकि हमने सबसे पूछताछ कर लिया, इतना छोटा गांव है, हर किसी को जानता है, जरूर वो बाहर से होगा, कोई ना कोई उसको दास से मिलाया तो कौन हो सकता है। तब सेज बोलती है कि बहुत सारे ड्रंकर्स तो इधर आते हैं, कोई ना कोई मिलाया होगा। फिर मानो शेखर के माइंड में कुछ क्लिक करता है, वो सीधा जाता है दास के बंद खड़े हुए दुकान के ऊपर जो कि बहुत टाइम तक बंद था। वो तो 30 दिन के लिए सन्नास लेके जंगल चला गया था। दुकान में कैसे भी वो घुसता है, घुसने के तुरंत बाद ही उसको छींक आना शुरू हो जाता है, मानो कोई केमिकल था। और वो सेम चीज सैनी को भी होने लगा। शेखर दुकान के अंदर इधर उधर ढूंढता है और सैनी बोलता है ये तुम इलीगल काम कर रहे हो, हमको प्रोसीजर से चलना पड़ेगा। शेखर बोलता है कि प्रोसीजर को भी तोड़ना पड़ता है मेरा दोस्त। फिर दास के दुकान में उसको एक मैट मिलता है जो कि बंद करा हुआ होता है और उस मैट को जब वो हटाते हैं वो देखते हैं कि एक सुरंग, और सुरंग के अंदर वो जाते हैं तभी उनको फिर से छींक आना शुरू हो जाता है उस केमिकल की वजह से। वो सुरंग के अंदर चलते 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 वो लोनपुर के कोऑपरेटिव बैंक के लॉकर तक पहुंच जाते हैं। वो जाके देखते हैं कि पूरा बैंक का लॉकर खाली हुआ पड़ा है। वो बोलता है सैनी तुमको पता चला क्या कुछ चल रहा था इतने टाइम से। शुक्रवार हॉलिडे था, फिर बीच में सैटरडे संडे, इस टाइम के बीच ही इन लोगों ने सारा पैसा उड़ाया और सुरंग बहुत टाइम से खोदी जा रही थी। फिर हम देखते हैं अगले दिन पुलिस आते हैं और पूरी जगह को सील कर देते हैं। बहुतों के पैसे थे इन बैंक में। फिर शेखर बैंक के इधर उधर देख रहा होता है, फिर वो बाहर आता है और कचरे के डिब्बे के साइड से जब वो जा रहा था उसको वही केमिकल के स्मेल आता है और वो छींक देता है। तभी उस कचरे के डिब्बे को उलटता है और उसमें से उसे कुछ मार्क्स मिलते हैं। देखते हैं चैटर्जी, उर्मिला, गोस्वामी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। फिर इन लोगों से बोलते हैं मेरे पास डेटा है कि पिछले 6 महीने में तुम्हारा लोन रिजेक्ट हुआ है और उसमें से चैटर्जी और उर्मिला तुम तो प्राइमरी एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट हो। तुम लोगों को जब लोन नहीं मिला तुमने सोचा कि बैंक की चोरी कर लेते हैं। तब चैटर्जी बोलते हैं हम दोनों में संबंध है पर हम लोगों ने कोई बैंक नहीं लूटी, हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि दास के दुकान से एक सुरंग जाता है। तब शेखर बोलता है पर उर्मिला को तो पता है क्योंकि आज से 30 दिन पहले उर्मिला ने लाइब्रेरी शहर के पूरे ब्लूप्रिंट वाले बुक को उठाया था और उसका सिग्नेचर भी उधर है। पर वो सिग्नेचर देखने के बाद उर्मिला बोलती है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता और मैंने तो ये लिया भी नहीं था। फिर शेखर बोलते हैं ये तुम जेल में जाके बोलना लोगों के तुमने इतने पैसे चुराए हैं, 28,77,952 रुपए। फिर इन दोनों में झगड़ा लग जाता है कि उर्मिला तुमने इतने पैसे चुरा लिए। फिर वो लोग गोस्वामी जी को वार्निंग देके छोड़ते हैं और ये बोलते हैं कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। फिर हम देखते हैं गोस्वामी उधर से अपना स्कूटर लेके सीधा जाता है शर्नल के घर पे। शर्नल इसका मामा होता है और उसके ऊपर जाके वो चीख पड़ता है कि तुमने तो बोला था 20 लाख रुपए है सिर्फ और वो तो बता रहा है 28 लाख रुपए, 8 लाख रुपए किधर है, तुमने कहां पर झोल किया है। तब उसका मामा पैसों की पेटी लेकर उसके सामने रखता है और बोलता है तू ही गिन ले। तभी हम देखते हैं इंस्पेक्टर लाहा और डॉक्टर सैनी उधर आ जाते हैं और इन लोगों को रंगे हाथे पकड़ते हैं। फिर बैठता है बैठा। फिर शेखर बोलता है मुझे पहले से ही पता था कि वो सिग्नेचर उर्मिला की नहीं है, उसको तुमने बहुत खूबी से कॉपी किया है, वो तुम्हारी दुकान पे काम करती है इसलिए तुमको उसका सिग्नेचर पता है। उस दिन जब मैं तुम्हारी दुकान पे गया था उर्मिला का पता पूछने के लिए, तुम अपने लिए एक मेडिसिन ले रहे थे जो कि गंदगी के आसपास कोई अगर होता है वो बीमार पड़ जाता, वो बहुत ज्यादा खांसता है। वो मेडिसिन तुम ले रहे थे तुम्हारे मामा के लिए, देखो वो अभी भी खांस रहे हैं। इसलिए मुझे जो मार्क्स मिले थे उनमें एक लेयर एक रुमाल का भी था, वो तुम्हारा मामा का ही है। इसी के साथ शेखर इस केस को भी सॉल्व कर देता है। फिर से हमको वही आतंकवादी लोग दिखाए जाते हैं जो कि एम संगठन से हैं। वो लोग फिर से शेखर के ऊपर नजर रखे हुए थे, शेखर के हर एक जगह की मूवमेंट उनके पास होता है। फिर हम देखते हैं शेखर और डॉक्टर सैनी को जो कि घूमने के लिए बिहार आए थे। डॉक्टर सैनी उसे बोलता है तुमको घूमने के लिए और कोई जगह नहीं मिला, सिर्फ बिहार ही मिला, नक्सल राइट्स बात कितने लोग इधर हैं, हमको कुछ भी हो सकता है शेखर। इतनी बोलने की ही देरी थी जब वो लोग स्टेशन से निकलते हैं, एक ओमनी वैन आता है, उन लोगों को किडनैप कर लेता है, उनके फेस पे मुंह पे एक कपड़ा डाल के उनको कहीं दूर लेके जा रहे थे। डॉक्टर सैनी तो मदद मांगता है, ये बोलता है कि मेरी शादी हो चुका है, मैं और नहीं शादी कर सकता। पर शेखर बोलता है शादी कराने के लिए ये लोग नहीं जा रहे हैं। फिर वो वैन रुकती है, इनके ऊपर से कपड़ा हटाया जाता है, सामने और कोई नहीं शेखर का भाई होता है। वो उसे प्यार से बाबी बुलाता है। बाबी इंडियन इंटेलिजेंस से है, वो एक प्रॉब्लम में फंस गया है इसलिए शेखर को उसने याद किया। बाबी बोलता है तूने तो कब से फोन नहीं किया, माँ तेरी राह देखती है। शेखर बोलता है मैंने सबसे नाता तोड़ दिया है पर तू प्रॉब्लम में है, मैं आया ना और माँ
का ख्याल तू अच्छे से रख सकता है। फिर वो बोलता है कि शाम में एक पार्टी है, उधर आ जाना, एमएलए साहब की है, और उधर आके सब कुछ डिस्कस करेंगे। वो लोग उधर आते हैं और सैनी चला जाता है दारू पीने के लिए। शेखर अकेला बैठा हुआ होता है। तभी उधर एक लड़की आती है और शेखर के साथ बात करती है। वो आते ही शेखर के अपीयरेंस से बोल देती है शादी में इन्वाइटेड हो या खाना खाने के लिए आए हो सिर्फ। शेखर बोलता है नहीं, शहनाई की आवाज सुन के मैं आ गया। तो वो बोलती है कि तुम बजाते हो सितार, और शहनाई की आवाज सुन के आ गए। वो भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती है कि शेखर के हाथ पे थोड़े छाले हैं जो कि सितार बजाने से ही आता है। शेखर को ये डिटेलिंग पसंद आया। शेखर फिर उसे पूछता है कि आप क्या करने के लिए इधर आए हो, आपके कौन लगते हैं ये लोग। वो लड़की कुछ बता पाती उससे पहले इरावती करके उसे पुकारा जाता है। वो चली जाती है और अपना एक गाना प्रदर्शन करती है। फिर हम देखते हैं कि शेखर को बुलाया जाता है और वो ऊपर जाता है। उसका भाई सब कुछ उसे बताता है कि इन एमएलएस को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, इनके टेप्स उन ब्लैकमेलर्स के पास है, करके सब कुछ दिखाया जाता है। कोई किसी के साथ फिजिकल हो रहा था, तो कोई दंगा करवाने के लिए पैसे ले रहा था, कोई फिरौती मांग रहा था। ऐसे बहुत सारे वीडियो कैसेट्स है। अब इनको ढूंढना है और उस ब्लैकमेलर को भी। शेखर ये सब कुछ देख रहा होता है और नीचे इरावती गाना गा रही होती है। वो आवाज ऊपर तक आ रहा था, पर उस गाने में मानो शेखर कुछ ढूंढ पाता है और भागते हुए नीचे आता है। उतने ही टाइम में इरावती को हम देखते हैं जो कि गाड़ी लेके चली गई थी। मतलब उसको कुछ न कुछ पता है। ये शेखर को भी पता चल गया था। फिर अगले दिन शेखर चोरी छुपके उसके घर का पता लगाता है और उसके घर के अंदर चला जाता है डॉक्टर सैनी के साथ। घर के अंदर जाके वो लोग कैसेट ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनको कैसेट तो मिलते हैं सिर्फ इरावती के गाने के। तब शेखर बोलता है अब इरावती खुद बताएगी। फिर हम देखते हैं कि इरावती घर के अंदर आती है और बोलती है आप लोग चाय लेंगे। डॉक्टर सैनी तो बहुत ही शर्मिंदा था, पर शेखर नहीं। इरावती से मिलने के बाद वो बोलता है उस कैसेट्स के बारे में तुमको जरूर कुछ न कुछ पता है, क्योंकि उस कैसेट के अंदर भी मैंने एक महक महसूस किया है जो कि तुम में से आता है, जो कि मानो एक रेगिस्तान की रेत का होता है। और आपके गाने में भी मुझे वही बगावत सुनने को मिला है। आपको शिक्षा मिला है गुरुकुल से, आप राजस्थान में पढ़ती थी ना, उधर आपको और क्या क्या सिखाया जाता है? गाने के सुर को सीखना और एमएलए को ब्लैकमेल करना, ये भी सिखाया जाता है क्या? इरावती कुछ एग्जैक्ट आंसर नहीं देती। वो चुपचाप रहती है और अपने टेलीफोन को एक बार देखती है और ये बात शेखर नोटिस कर लेता है। वो फिर डॉक्टर सैनी से बोलता है हमको जितना पता करना था हमने पता कर लिया, ठीक है चलो इरावती को और भी काम हो सकते हैं। बाहर निकलने के बाद डॉक्टर सैनी बोलता है कि अगर हमको पता है कि कौन ये सब कुछ कर रहा है तो उन एमएलए को इसको सौंप देते हैं ना। तब शेखर बोलता है बाद में ये मुकर गई तो इसके पास पैसा अथवा सब कुछ है, ऐसे ही इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर हम देखते हैं ये लोग जब एमएलए साहब के घर में आते हैं तब भाभी बोलती है कि ऑलरेडी रैंसम कॉल आ चुका है, सब एमएलए से 100 तोले सोने मांगे गए हैं। ये एमएलए पैसे सोने इकट्ठे करके जब एक लोकेशन पे पहुंचते हैं तब शेखर बोलते हैं कि वो लोग नहीं आएंगे, उनको बस देखना था कि तुम लोग अपना सोना पैसा कहां पर रखते हो, वो लोग उधर छापा मारेंगे। फिर हम देखते हैं जब ये सब कुछ हो जाता है तब शेखर बोलता है कि हमको 2 लोकेशन पे जाना पड़ेगा। रिपोर्टर के घर में जहाँ पर इन लोगों ने सर्वेलेंस लगा के रखा है, उनको लगता है कि उसके घर में कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। दूसरा कोठी पे जहाँ पर एमएलए साहब उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। कोठी पे जाने के बाद शेखर एक लड़की के साथ अंदर जाता है पर कुछ करता नहीं। वो लड़की से पता करता है कि इस लड़की को कहीं पर देखा है। वो लड़की बोलती है कि एमएलए साहब के लड़के लोगों को हम बोल बोल के थक चुके कि हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। पर ये ठहरे हमारे शेखर होम्स, ये नर्वसनेस से ही पता लगा लेता है कि कोई तो सामने झूठ बोल रहा है, जैसा आज इसने इस लड़की की पकड़ ली। फिर वो लड़की जब देखती है कि उसका झूठ पकड़ी गई वो सब कुछ बता देती है। फिर जब शेखर उधर से लौट रहा होता है तभी हम देखते हैं कि शेखर के ऊपर कोई नजर रखे हुए था। वो और कोई नहीं कुछ विधवा औरतें थे जो कि फावड़ा कैंची चाकू वगैरह लेके शेखर के सामने आ जाता है और उसे किडनैप कर लेता है। फिर कुछ टाइम बाद उधर इरावती आती है। फिर देखते ही देखते डॉक्टर सैनी भी आ जाता है। फिर शेखर बोलता है अगर मुझे तुमको पकड़वाना होता तभी मैं तुम्हारे घर में पुलिस लेके आ जाता, तुमको जो चाहिए एविडेंस वो तुम्हें अभी तक नहीं मिला, पर मुझे बहुत कुछ पता चल गया। जब ये लड़की लोग मुझे गाँव में लेके आ रहे थे, ये गाँव लग रहा था एक घोस्ट विलेज, जगह जगह बुलेट के निशान थे, मतलब इधर गोलियां चले। खोरीदाव के लोगों ने जब एमएलए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। वायलेंट होने की वजह से एमएलए को खुद की गद्दी बचाना पड़ा। तब तो वो बहुत पोलाइट थे। बाद में वो लोग गाँव में आए, कुछ लोगों को लेके पूरे गाँव में गोलियां चलाए। जब ये लोग गोलियां चला रहे थे तो गाँव के मर्द आ गए थे। सारे मर्द ऑलमोस्ट गाँव के खत्म हो चुके हैं। जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था तुम्हारा एक दोस्त न्यूज रिपोर्टर इधर होता है और इन सारी चीजों की फोटो को खींच लेता है। तभी डॉक्टर सैनी बोलते हैं कि मैं जब उधर पूछताछ करने लगा था मुझे पता चला वो घर पंकज की है जिसने ये सब कुछ फोटो लिया था। एमएलए को जब पता चला था उसके ऊपर दबाव बनाया, तब उसने उस फोटो को देने में मना कर दिया और एमएलए के खिलाफ चला गया। और वो नेगेटिव्स उसने कहीं पर तो छुपा के रखे हैं, इसलिए ये लोग उनके घर के ऊपर नजर रखे हैं। घर की तलाशी भी किया था इन लोगों ने, पर उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। और एमएलए लोग जब करते हैं दबाव से काम नहीं बना तो पंकज को मरवा दिया। और पंकज तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारे साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तुम्हारे घर में इरावती, मैंने उसके साथ फोटो देखा था। इरावती बोलती है एक बार हमको नेगेटिव मिल जाए तो हम उसको कानून के हवाले कर देंगे, इन लोगों को जरूर सजा मिले, इसके लिए तो हमको एविडेंस ढूंढना पड़ेगा। तब शेखर बोलता है जरूर उसके घर में कुछ ना कुछ होगा, उन लोगों ने अच्छे से ढूंढा नहीं। ये पत्रकार लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर घर के बाहर तो एमएलए लोगों की पहरा थे। फिर पीछे के रास्ते से इरावती इन लोगों को घर के अंदर लेके जाते हैं और शेखर उनसे पूछता है कि अम्मा आपको आपके बेटे के बारे में क्या पता था, मरने से पहले आपको कुछ उसने बताया था? उसके अम्मा बोलती है नहीं, केस के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ बोला कि मुझे कुछ हो जाता है तो चुटकी को यूपीएससी के लिए पढ़ाना, मेरे पास बहुत सारे बुक है, उससे ही उसको पढ़ने के लिए बोलना। फिर शेखर के दिमाग में कुछ ट्रिगर करता है। वो उसके बहन से बोलता है कि तुम अपने भाई के कौन कौन से बुक पढ़ते हो, और वो सारी बुक को लाके देते हैं शेखर को। शेखर को उसी बुक के अंदर वही नेगेटिव मिलता है जो कि एमएलए के खिलाफ थे। फिर वो लोग कैसे भी करके उधर से जब निकलते हैं, एमएलए के लोग और एमएलए उन लोगों को फॉलो करता है। फॉलो करते वो वही गांव के साइड से अपना गाड़ी को लेते हैं जहां पर वो विधवा लोग रह रहे थे। फिर विधवा लोगों ने एमएलए की गाड़ी को रोक लिया और उन्होंने ही उन लोगों का फैसला किया। इसी के साथ शेखर का ये केस भी सॉल्व होता है। इरावती शेखर को सिया करने के लिए स्टेशन में आई थी और बोलती है कि मेरे पास अगर कोई केस होगा तो मैं सीधा तुम्हारे पास ही आऊंगी। फिर हमको शेखर का भाई बाबी दिखाया जाता है जो कि प्रोजेक्ट एम का एक बॉक्स बहुत कॉन्फिडेंशियली बाहर निकालता है। फिर हम देखते हैं कुछ
टाइम बीत जाते हैं शेखर और डॉक्टर सैनी को सेज के उधर रहते हुए। फिर हम देखते हैं उधर इरावती को, जो कि केस लेके आई थी शेखर के लिए, और शेखर भी मानो इस लड़की की तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड था। वो कुछ भी ना पूछ के वो केस को ले लेता है। फिर ये लोग चलते हैं और एक गांव की तरफ। इरावती का एक दोस्त जो कि बहुत मुसीबत में है, उनके गांव में स्कंदकाटा का प्रकोप आ चुका है, लोग मर रहे हैं और आज मौत तो उनके घर में हुई है, उसके सगे चाचा की। गांव में जाते टाइम शेखर नोटिस करता है स्कंदकाटा देवी की मूर्ति जिसके सर नहीं होते, और जगह जगह मानो एक डार्क एनवायरनमेंट था। देखने से लग रहा था इस गांव में किसी का अभिशाप लगा है। फिर ये लोग पहुंचते हैं किसी के क्रियाक्रम में, जो कि हेमंत के चाचा का होता है। हेमंत इरावती की दोस्त होता है। वो बोलता है कि मेरे चाचा का अकाल मृत्यु हो गया, और हम देखते हैं उधर कुछ रिचुअल करते हुए एक औरत को जिसका नाम काकोली होता है, पर हेमंत उसे नहीं मानती और उसको भंड बोलती है। फिर हम लोग देखते हैं पागल को क्रियाक्रम खत्म होने के बाद वो बोल रहा होता है कि सारे लोग इस गांव में मारे जाएंगे, स्कंदकाटा सबको मार डालेगी। फिर उधर से घर में आ जाता है और शेखर एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन लेता है। फिर वो पूछता है कि एग्जैक्ट उस दिन के रात को क्या हुआ था। हेमंत बोलता है हम लोग सब अच्छे से खाना खा रहे थे, सब लोग बहुत खुश थे। तब चाचा बाथरूम गए, उधर से लौटने के बाद मानो वो कुछ पागल से हो गए थे, वो कुछ डरे डरे रहे। दिन रात को अचानक वो अपने कमरे से निकलते हैं और भागते हुए तालाब में जाकर गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। वो जोर जोर से चीख रहे थे कि स्कंदकाटा आ चुका है, और ये सब कुछ होते हुए रीना बुआ ने देखा था। रीना बुआ सबको बुला पाती और उनको रोक पाती, इससे पहले ही वो घर से बाहर चले जाते हैं और सामने के तालाब में जाके कूद जाते हैं, और सांस रुकने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तब रीना बुआ बोलती है स्कंदकाटा का प्रकोप है, गाँव में आ चुका है, तुम लोग क्यों इस चीजों को सीरियस नहीं मानते। तब हेमंत के पापा संजीव भी इस बातों को एग्री करता है, पर हेमंत इन सारी चीजों को नहीं मानता है, इसलिए उसने डिटेक्टिव बुलाया है शेखर होम्स को। फिर उस दिन रात को बैठ के इरावती और शेखर बात कर रहे होते हैं। इरावती से शेखर हर एक के डिटेल्स के बारे में पूछता है। इरावती धीरे धीरे सब कुछ बताती है कि हेमंत जब छोटा था उसकी माँ चल बसी, तब से रीना बुआ ने शादी नहीं किया, उन्होंने हेमंत को पाल पोस के बड़ा किया है, और हेमंत बोटनी में गोल्ड मेडलिस्ट है। तुम देख ही सकते हो कैसे पेड़ पौधों से इन पूरे बंगलों को उसने सजाया है। उसको छोटी से छोटी पेड़ के बारे में सब कुछ पता है, बहुत टैलेंटेड है हेमंत। फिर हम देखते हैं अगले दिन डॉक्टर सैनी और शेखर बाहर जाते हैं स्कंदकाटा के बारे में पता करने के लिए। कोई कुछ भी नहीं बता पाता, सारे लोग डर रहे थे, कोई कोई तो इन लोगों को मारने के लिए आ रहा था। तभी एक बच्चा आता है और इनको एक खाली खंडर में लेके जाता है, मानो उस जगह के एनवायरनमेंट में ही कुछ डार्क एंटिटी था। वो बच्चा फिर इन लोगों को स्कंदकाटा के स्केच के सामने उन लोगों को लेके जाते हैं। इसको देखने के बाद डॉक्टर सैनी और इरावती दोनों ही डर जाते हैं, शेखर सिर्फ उसे देखे जा रहा था। फिर उस दिन रात को हम वही पागल को देखते हैं जो कि उस दिन शमशान में बोल रहा होता है कि कोई नहीं बचेगा। वो दारू बारू पीने के बाद अपने घर में आता है और बहुत ही गंदा घर था वो, उसमें एक चूहा मरा पड़ा हुआ था, स्मेल की वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। तभी वो कुछ अगरबत्ती जलाता है काली माँ को पूजा करने के लिए। अगरबत्ती जलाने के बाद जब उस अगरबत्ती को वो सूंघता है, वो नोटिस करता है कि बाहर कोई ना कोई जा रहा था, और वो और कोई नहीं स्कंदकाटा का आवाज होता है। वो डर के अपने कमरे से भागता है और वो भागता जाता है। भागते भागते वो जंगल में पहुंचता है और एक लकड़ी उसके गले में घुस जाता है और उधर ही खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह हम फिर से काकोली को देखते हैं जो कि उधर रिचुअल कर रही होती है, और गांव के सारे लोग उधर खड़े थे इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर। तभी डॉक्टर सैनी बोलती है ऑफिसर को, आप इसको पोस्टमार्टम के लिए क्यों नहीं भेजते। वो बोलते हैं कि आप लोग गांव में नए हो क्या, रिचुअल करे बिना गांव के लोग इनको लेके जाने के लिए नहीं देंगे। फिर शेखर भी बोलता है इसने तो सही बोला, आपको पोस्टमार्टम करने के लिए लेके जाना चाहिए। तभी पुलिस ऑफिसर उल्टा उनको ही जेल में डालने की धमकी देता है। तभी शेखर बताता है तुम्हारी डीआईजी का नाम क्या है, कॉल करो उसे, मुझे वो अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर पुलिस इंस्पेक्टर भी कुछ नहीं कर पाता, वो बोलता है कि इस छोटी छोटी बातों के लिए डीआईजी सर क्यों, मैं ही इसको लेके जाता हूँ पोस्टमार्टम करवाने के लिए। वो बंदूक ऊपर फायरिंग करता है और इन सारी चीजों के अंदर से उस बॉडी को लेके वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके पीछे गांव वाले पड़ जाते हैं। पुलिस तो चला जाता है और इन लोगों को बचा लेता है हेमंत। घर के अंदर जाने के बाद इन लोगों को बहुत भला बुरा बोला जाता है कि संस्कृति नियम के साथ खेलने के लिए। रात को हम देखते हैं कि डॉक्टर सैनी का नींद टूटता है। वो नोटिस करता है कि शेखर घर के अंदर नहीं है। शेखर गया था उसी बेवड़े के घर में वो सब कुछ करने के लिए जो कि मरने से पहले उसने किया था। वो घर के अंदर जाते ही उसको एक स्मेल मिलता है जो कि मरा हुआ चूहा का होता है। स्मेल को अवॉइड करने के लिए वो अगरबत्ती जलाता है। वो नोटिस करता है कोई तो उसे देख रहा होता है। फिर शेखर को धीमी आवाज भी उसका नाम सुनाई देता है जो कि स्कंदकाटा पुकार रही होती है। शेखर बहुत ही घबरा जाता है और भागते हुए उस कमरे से निकलता है, मानो उसने भी भूत देख लिया है। वो भी भागता जाता है जंगल के एरिया में पहुंच जाता है। जंगल के खाई के सामने जाके वो देखता है कि एक सर कटा हुआ आदमी, वो और डर जाता है और भागता रहता है। वो खाई में गिरने ही वाला था तब डॉक्टर सैनी उसे बचा लेते हैं। शेखर तब उधर ही बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुलती है तब शेखर बोलता है स्कंदकाटा असलियत में, मैंने उसे असलियत में देखा है, पर उस घर में कुछ न कुछ तो जरूर है। फिर वो लोग फिर से उस घर में जाते हैं तलाशी लेने के लिए, और विंडो से फिर से शेखर याद करता है कि पिछले दिन रात को उसने क्या देखा था। उसने उधर रीना बुआ को देखा था जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुए था। फिर सीधा वो लोग जाते हैं रीना बुआ के पास और बातचीत करना शुरू कर देते हैं। पिछले दिन रात आप उधर क्या कर रहे थे। रीना बुआ तो सीधा डिनाई कर देती है, पर बाद में वो मानती है कि मैं टहल रही थी, तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा नहीं था। रीना बुआ ये भी बोलती है कि पुजारी काकोली ने बोला था कि तुम गांव के लिए खतरा हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गांव से चले जाओ। शेखर तो बोलता है काकोली तो आपका दोस्त है ना, क्योंकि उस दिन हेमंत का चाचा जब मरा था मैंने नोटिस किया था, आप लोग आंखों आंखों में कुछ बातें तो कर रहे थे। फिर उनसे पूछताछ करने के बाद शेखर उधर से निकलता है। शाम का टाइम हो चुका था, जंगल का एरिया था। शेखर और डॉक्टर सैनी बात ही कर रहे होते हैं, उनको किसी के स्क्रीमिंग सुनाई देता है जंगल के अंदर से। वो लोग भागते हुए जाते हैं और देखते हैं कि काकोली खुद को मारने की कोशिश कर रही होती है। फिर काकोली को कैसे भी करके उधर से वो लोग बचाते हैं। फिर बैठते हैं अगले दिन बैठक और एक एक करके राज खुलने लगते हैं। तो फिर दिखाया जाता है 1970 को, जहाँ पर हम फिरदौस को देखते हैं।
जो कि इधर के माली का एक बेटा होता है। रीना बुआ का दिल उसके ऊपर आ जाता है, पर भाइयों को ये पसंद नहीं था। संजीव फिर इन दोनों को अलग कर देते हैं और रीना को समझा देते हैं, पर रीना ने अपने दिल को मार लिया था और समझ लिया था। फिर कहानी में एंट्री होती है हेमंत के माँ का, जिनके साथ संजीव के एक एब्यूसिव मैरिज था। संजीव उन्हें मारा करता था। फिरदौस को ये थोड़ा थोड़ा पता था। संजीव की वाइफ और फिरदौस मानो एक दोस्त की तरह थे, पर ये दोस्ती कभी प्यार में बदल गया इन दोनों को ही पता नहीं चला, और इन दोनों को एक साथ रीना बुआ ने देख लिया। फिरदौस के ऊपर फिर उनको गुस्सा आता है और ये सारी बात वो अपने भाइयों को बता देते हैं। जब सब कुछ पता चल गया था तब फिरदौस और उनकी वाइफ उधर से भाग जाते हैं। फिर वो लोग फिर से वापस आते हैं कुछ टाइम बाद, क्योंकि फैमिली होता है। उसकी वाइफ आई थी वापस हेमंत के लिए, पर रीना बुआ ने आपको समझाया बाद में कि 2 साल हो चुके हैं, चीज को भूल जाओ, अब अपने पत्नी को भूल जाओ, वो दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं। पर आप भूले नहीं संजीव जी। फिर उसको आपने उसके घर से उठवा लिया और उसको मार डाला। फिर एंट्री होता है काकोली की, जो कि तभी नई नई ज्योतिषी बनी थी। उसको आपने बोला कि स्कॉन्डो काटा को वापस लाओ और सारा खेल रचो। फिर उसने भी ढोंग रचा और गांव में फैला दिया कि स्कॉन्डो काटा वापस आ चुकी है, और आपने एक फेक विटनेस भी खरीद लिया स्कॉन्डो काटा को देखते हुए कि उसने फिरदौस को मार डाला। और हेमंत तुम्हारी माँ कैसे मरी तुम्हें तो पता ही होगा। हेमंत फिर बोलता है ओवरडोज ऑफ स्लीपिंग पिल, उन्होंने सुसाइड किया था। पर अभी मेन बात है कि अभी काकोली को किसने मारने की कोशिश की, और वो विटनेस जो कि आपके लिए ही काम करता था। शेखर फिर बोलता है मनोज तुम खुद बताओगे कि मैं बताऊं, नहीं तो पुलिस तुमसे पूछताछ करेगी। तब हम देखते हैं हेमंत बोलता है मनोज ने कुछ नहीं किया, जो किया है मैंने किया है, और उसका नाम मनोज नहीं, उसका नाम रियाज है, और वो मेरा भाई है। जब इधर मेरी माँ फिरदौस अंकल के साथ आए थे, उन्होंने मुझे बोला कि मेरा एक भाई भी है, पर किसी को बताना मत, उसका नाम रियाज है। फिर मेरे माँ के मरने के बाद मैं उनके पुराने घर में गया और मेरे भाई का खोजबीन मैंने शुरू कर दिया। वो मुझे मिल भी गया। कुछ सालों बाद मैंने उसे इधर बुला लिया एक नए नाम के साथ। शेखर ने बताया मुझे पता है कि मनोज ने कोई खून नहीं किया, वो अपने पॉकेट से एक जड़ी बूटी निकालता है। इस जड़ी बूटी के बारे में तुम्हें तो जरूर पता होगा ना हेमंत, इसके वजह से सारे लोग मर रहे हैं और सारे लोग इस कॉन्डो काटा दिख रहे हैं। इसकी खासियत यही है कि इसे अगर कोई सूंघ लेता है खुद को मारने की वो कोशिश करता है, जो कि मेरे साथ भी एक बार हो चुका है। तुमने सब कुछ अच्छे से प्लान करके पूरा खेल को बिछाया था। जब तुमको पता चला पूरा सच्चाई, पहले तुमने अपने चाचा को मारा, फिर तुमने उस बेवड़े को मारा, इस चीजों को प्रूव करने के लिए कि इस कॉन्डो काटा का प्रकोप अभी भी जारी है, और इस छलावा के बीच तुम अपने परिवार के सारे लोगों को खत्म करना चाहते थे, जो कि तुम्हारे माँ के हत्या और फिरदौस के हत्या में शामिल थे। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वाले को बुला लिया जाता है और हम देखते हैं कि हेमंत खुद को ही सरेंडर कर देता है, बोलता है कि मेरा भाई रियाज एकदम बेगुनाह है। और इसी के साथ हमारे शेखर होम ने और एक केस को सॉल्व कर लिया था। फिर इधर से लौट के जब वो सेज के कॉटेज में आता है, वो कुछ नोटिस करता है कि बाहर कुछ आतंकवादी लोग आए थे अपने गाड़ी लेके, उनके साथ गन भी होता है। फिर पहली बार हमको उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जिसका नाम एम होता है। फिर हम शेखर को देखते हैं कि उसे देखने के बाद वो ऊपर जाता है और अपना पूरा हुलिया ही बदल लेता है। वो एकदम फॉर्मल में एक प्रोफेसर की तरह लग रहा होता है। तभी डॉक्टर सैनी शेखर से बोलता है शेखर ये तुमने कैसा हुलिया बना के रखा है। तब शेखर मुड़ता है और बोलता है शेखर नहीं स्नेहाशीष। हम देखते हैं उन आतंकवादियों ने ऑलरेडी पूरे कैफे को कॉटेज बना के रखा था और सेज के सर पे उसने गन भी तान दिया था। फिर हमको शेखर का पास दिखाया जाता है, नहीं अब उसका नाम है स्नेहाशीष। वो कैलकाटा मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक साइंस का एक टीचर है, जो कि बहुत ही शार्प माइंडेड है। वो टीचिंग के साथ साथ लोगों को विजुअल इफेक्ट भी सिखाया करते थे। क्लास खत्म होने के बाद जब वो बाहर आता है, हम उसके भाई बाबी को देखते हैं। वो स्नेहाशीष से आके केस के बारे में बात करता है, पर स्नेहाशीष उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तभी बाबी बोलते हैं 3 साइंटिस्ट एक ही जगह काम करते थे, किसी की मौत एक्सीडेंट, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी का हार्ट अटैक आया। स्नेहाशीष हमें तुम्हारी मदद चाहिए। और ये बात सुन के ये बंदा ट्रिगर हो जाता है। स्नेहाशीष फिर धीरे धीरे हर एक जगह जाता है। पहली जगह एक्सीडेंट की जगह था, जहाँ पर वो बोलता है ना कोई स्केटिंग मार्क ना कोई, पहले इसको मारा गया, गाड़ी में बिठाया गया, फिर गाड़ी किधर ठोका गया। अगर ऐसा होता तो गाड़ी स्किड करती, पर रास्ते में कोई निशानी नहीं है, ये प्री प्लान मर्डर है। दूसरी जगह एक साइंटिस्ट ने फांसी लगाया था, पर टूल लगाने के बाद भी हाइट नहीं मैच कर रहा था, फांसी का फंदा फिर भी बहुत ऊपर था। फिर स्नेहाशीष बोलता है इसे भी मारा गया है, लोगों ने मिलकर इसको उधर फंसाया है पहले, फिर वो मरा। फिर भाभी से तीसरे वाला का पूछा जाता है, वो बोलता है कि तीसरे वाला अभी भी मिसिंग है, उसका अभी भी पता नहीं चला, इन दोनों का ही सिर्फ लाश मिला है। फिर ये लोग पहुंचते हैं रिसर्च सेंटर में, और जहाँ पर हम वही लड़की को देखते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में आतंकवादी होती है। वो उधर भेस बदल के रह रही होती है, जो कि एज ए सेक्रेटरी उधर काम कर रही थी और न्यू ज्वाइन थी। वो स्नेहाशीष जाने के बाद ही डिपार्टमेंटल हेड से पूछता है कि ये तीनों क्या कोई कॉमन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। अभी वो लड़की मतलब एम मना कर देती है, ये बोलते हुए कि हमारा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है, कोई भी साइंटिस्ट मिलकर एक प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकते, सबके अलग अलग थीसिस थे। और डॉक्टर प्रकाश जो मिसिंग है उसके बारे में कुछ पता है। तब एम बताती है कि उनका ऐसा पहले हो भी चुका है, वो बिना बताए कुछ दिनों तक लीव लेते हैं, फिर वापस लौट आते हैं, मे भी इस बार भी वो आ जाएंगे। तभी बाबी बोलता है ये एक सीरियस मैटर है, 2 साइंटिस्ट ऑलरेडी मर चुका है और एक लापता है, हमको बहुत सीरियस तरीके से उनको ढूंढना चाहिए। फिर स्नेहाशीष जाते हैं प्रकाश के पुराने घर में, जहाँ पर वो रिसर्च के लिए बहुत टाइम तक रुका करते। उस घर की हालत बहुत ही खराब थे, बहुत टाइम से कोई काम भी नहीं हुआ, हर जगह धूल जमे हुए थे, पर कोई तो इधर आया था कुछ न कुछ ढूंढ रहा होता है। क्योंकि तुम अगर फोटो फ्रेम को देखोगे वो अलग तरीके से कॉम्बाइंड बने हुए हैं, जो पीछे के निशान होते हैं एक टाइम तक फोटो लगने की वजह से वो थोड़ा अलग अलग करके शिफ्टेड थे। फिर प्रकाश के गैरेज से स्नेहाशीष को एक स्मेल आता है, स्मेल और किसी की नहीं कुछ पेपर्स के जलने के होते हैं। उधर से वो लोग एविडेंस को उठा लेते हैं और प्रकाश के घर से उनको ये भी चीज पता चलता है कि प्रकाश डाई हार्ड बंगाली फैन था, वो बंगाली लिटरेचर बहुत पढ़ा करता था और खास करके रविंद्रनाथ टैगोर की। वो जो जले हुए पेपर्स उनको मिले थे और तीनों जो साइंटिस्ट थे उनके थीसिस पेपर से तीनों मैच कर रहे होते हैं, मतलब ये तीनों इकट्ठे कुछ ना कुछ कर रहे थे। फिर वो जाके ये सब कुछ डिपार्टमेंटल हेड को दिखाते हैं और एम ये सब कुछ देख रही होती है। फिर स्नेहाशीष मानो उधर से चुपचाप चला जाता है और उसके पीछे बाबी बोलते तुझे कुछ ना कुछ तो जरूर पता है, पर तू बताना नहीं चाहता। वो बोलता है मुझे इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाबी बोलता है तुझे जरूर कुछ ना कुछ पता है, हमको लीड मिल सकता है। स्नेहाशीष बोले तुझे अभी तक पता नहीं चला, वो तीनों साइंटिस्ट एक साथ मिलकर एक केमिकल बना रहे थे जो कि बहुत ही हार्मफुल है, अगर हवा में मिल गया बहुत लोगों की जान जा सकता है। और पांडे का तो ये पास्ट रिकॉर्ड भी है जिसकी वजह से उसको दूसरे कॉलेज से निकाले भी गया था, क्योंकि वो एक
अनऑथराइज एक्सपेरिमेंट कर रहा था इस केमिकल के ऊपर, पर मुझे इन सारी चीजों में पढ़ना नहीं है। मैंने बता दिया वो लोग कैसे मरे हैं, उन तीनों चीजों पे वो लोग काम कर रहे थे। अब तुम्हारा काम है उनको ढूंढना, मेरा काम नहीं है, मैं क्लास में जा रहा हूँ। फिर बाबी बोलता है तुझे ये नहीं जानना कि इन सबके पीछे कौन है। सिनाशिश फिर मुड़ता है। फिर बाबी बताता है इन सबके पीछे एक इंटरनेशनल अनऑथराइज गन सप्लायर का हाथ है जिसका नाम है एम। वो अपना एक संगठन चलाता है। फिर हमको एम का बेस कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर लोग तैयार होते हैं लोगों को मारने के लिए, दंगा फसाद करने के लिए। वो टेररिस्ट है। अलग अलग देशों में सरकार बनने और गिरने में इन लोगों का बहुत हाथ होता है। ये एमिनेशन से लेकर दंगे फसाद सब कुछ कराते हैं। अभी कुछ टाइम बाद हमको इंटेल मिला है कि एम अपना एक केमिकल वायरस को ऑक्शन कर रहा है। अलग अलग कंट्री से बिडिंग भी आ रहा है और ये सब कुछ चल रहा था हमारे नाकों के नीचे। हमारे ही डिपार्टमेंट में 3 साइंटिस्ट उसके ऊपर ही काम कर रहे थे। ये सब कुछ सुनने के बाद सिनाशिश अपना क्लास लेने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते क्लास में बातचीत करते हुए उसको उसी सेक्रेटरी के बारे में याद आता है जो कि इन थीसिस के बारे में सब कुछ जानता था। वही फर्स्ट सब कुछ के आंसर दे रही होती है और जब मैंने उसको छोटा छोटा जले हुए पेपर्स दिखाया वो थोड़ा मानो नर्वस हो चुकी थी। और बाबी ने जो टेररिस्ट की फोटो मुझे दिखाया उनमें से एक आदमी ने थोड़ा बड़ा वाला शू पहना था जैसे उस सेक्रेटरी ने एक बड़ा हील पहना था। फिर हम देखते हैं उधर से सिनाशिश भागता है और पहुंचता है रिसर्च सेंटर। उधर से एम निकल ही रही होती है और उसके गाड़ी में तुरंत सिनाशिश बैठ जाता है। और गाड़ी में बैठने के बाद इधर उधर के बातें करने के बाद वो पूछता है कि एम अब तुम कैसे हो, वेपन का डील हो चुका है। वो बोलती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारे पास अभी तक वो वेपन लगा नहीं है क्योंकि प्रकाश और वेपन लेके भाग चुका है। तुम लोग अभी प्रकाश को ढूंढ रहे हो और वो गायब है। जब इनको पता लग जाती है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है वो गन निकालता है और सिनाशिश को शूट करने की कोशिश करती है। पर सिनाशिश कैसे भी गोली को डॉज कर लेता है और गाड़ी का दरवाजा खोल के सड़क पे कूद जाता है। एम तो भाग चुकी है, उनके पास कोई सबूत नहीं, सिर्फ प्रकाश को ढूंढने के अलावा। तब सिनाशिश बोलता है तुम अपना इंटेल को ऑन करो, देखो कि वो कहीं पर देश छोड़ के तो नहीं जाने वाला, कहीं कोई डील तो नहीं होने वाला। फिर कुछ टाइम बाद पता चलता है कि चाइना बॉर्डर में एक डील होने वाला है 50 लाख सेफ्टी मनी और पूरे फैमिली को देश से निकालने के लिए। फिर उसका सप्लायर बन के बाबी और उसके लोग और जाते हैं सिनाशिश जो कि अपना भेस बदल के रखा था। वो जाते ही उस एग्जैक्ट लोकेशन पे प्रकाश से मिलते हैं और पैसा देने के बदले वो पूछता है कि हम लोग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से हैं, तुमको कुछ भी नहीं होगा, तुम बता दो वो वायरस कहाँ पर है। इतनी देर में उधर एम के लोग पहुंच जाते हैं और एम बता देती है कि प्रकाश को हमको जिंदा पकड़ना है क्योंकि उसके पास ही वायरस के कोऑर्डिनेट्स है कि और वायरस कहाँ पर रखा हुआ है। प्रकाश कुछ भी नहीं बोल पाता। सिनाशिश के साथ वो भागता रहता है। वो सिर्फ यही बोलता है मैं उसको ना बताऊं तो ही अच्छा है, वो किसी के हाथ में ना आए तो ही अच्छा है। अगर कोऑर्डिनेट गलत हुए तो वायरस अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। मैंने उसको इस जगह छुपाया है कि 100 साल तक भी वो रहा तो उसको कुछ भी नहीं होगा। इतना जान लो कि वो कोलकाता में सेफ है टेगोर के घर में। यही बोलता है वो और बोलता है मुझे मेरे पापों की सजा मिलना चाहिए, क्यों मैंने इस वायरस को बनाया इन लोगों के बातों में आके और कुछ पैसों के लिए। तभी हम देखते हैं कि एम के एक लोग प्रकाश को देख लेता है और उसे गोली मार देते हैं। फिर एम भी गुस्से में आ जाती है और अपने लोगों की वो शूट कर देता है। उतने देर में बाबी और उसकी टीम आ चुके थे। एम को उधर से भागना पड़ता है और प्रकाश तब मर चुका था, किसी के हाथ में भी वो वायरस नहीं आया। सिनाशिश फिर बाबी से बोलता है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में ही मोल है, हम लोग इधर आएंगे, एम को कैसे पता, किसी ने तो खबर लीक किया, मेरे लिए इधर रहना और सेफ नहीं है, मैं अंडरग्राउंड हो रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो अंडरग्राउंड होकर लोनपुर चला जाता है और अपना भेषभूषा पूरा बदल लेता है और पेइंग गेस्ट बन के सेज के कैफे में आता है उसके घर में किराए लेने के लिए। और सेज तब पढ़ रही होती है शर्लक होम्स की किताब और अपना नाम तब वो सिनाशिश नहीं शेखर होम बताता है। ऐसे ही पड़ा सिनाशिश का नाम शेखर होम्स। डॉक्टर सैनी मानो ये सब कुछ सुन के शौक था, ऐसा ट्रेजिक हिस्ट्री उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो बोलता है तुम मुझे पार्टनर मानते हो पर अपने पार्टनर से इतनी बड़ी राज तुमने छुपा के रखा। फिर इन दोनों को जाना पड़ता है एम के सामने। एम इनको गन पॉइंट में रखती है और बोलती है इन सबको मैं मार दूंगा, मैं 2 साल से तुम्हारे ऊपर नजर रखाया हूँ, तुमको ढूंढने मुझे टाइम तो लगा पर अब मुझे चाहिए वो वायरस, तुम कैसे भी करके मुझे लेके दोगे नहीं तो इन सबको मारूंगा। तब सिनाशिश बोलता है वो वायरस समय के साथ नष्ट हो जाए वही बेटर है, क्योंकि अगर तुम चारों को मारते हो हम चारों ही मरेंगे, पर वो वायरस अगर तुम लोगों के हाथ में लग गए तुम तो देश को ही बेच डालोगे, लोगों को मारोगे, कितने हजार लाखों लोग मरेंगे, इससे अच्छा चारों को ही मार दो। तब सिनाशिश को डॉक्टर सैनी बोलते हैं तुम ठंडे दिमाग से सोचो, मिसेस सेज की क्या गलती है, उन्हें जिंदा रहने की हक है और मैं तो इधर योगा करने के लिए आया था, तुम ठंडे दिमाग से सोचो, हम पहले सुलझा लेंगे फिर हम बाद में देखेंगे क्या करा जाए। तब सिनाशिश बोलता है तुम समझ नहीं रहे, अगर हम पहले सुलझा भी लेते हैं तो भी हमारी हारी होगी, इनके हाथ में अगर वायरस लग जाता है। तब डॉक्टर सैनी बोलता है वो तो तब की तब देखी जाएगी ना, और वो एम से बोलता है हम राजी है, 24 घंटे का टाइम हमको दे दो। वो सिनाशिश बोलता है 2 साल में उस पहेली को मैंने सॉल्व नहीं कर सका, अभी 24 घंटे में कैसे करूंगा। एम तब बोलती है 24 घंटे नहीं, तुम लोगों के पास सिर्फ 12 घंटे हैं, फिर मैं सबको मारने लगूंगा। फिर सिनाशिश को लेके उधर से डॉक्टर सैनी निकल जाते हैं और बोलते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता, तुमको मैं जितना जानता हूँ 2 साल से तुमने पहेली नहीं सॉल्व कर पाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी शेखर बोलता है कि उसने कोई क्लू ही नहीं छोड़ा था, सिर्फ मुझे बोला कि कोलकाता में है टेगोर के घर में, ये तो एक नेचुरल सा वर्ड है, ऐसे हम कैसे ढूंढ सकते हैं। फिर वो लोग निकले उस वायरस को ढूंढने के लिए। पहले तो वो लोग गए प्रकाश के घर में, उधर देखा बहुत सारे नोवेल थे जो कि टेगोर के बारे में लिखा हुआ था। तब ये लोग सोचते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर से जरूर कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होगा, पर कितने जगह है टैगोर से रिलेटेड, जोड़ासांको हो गया, ठाकुरबाड़ी हो गया, बहुत से घाट हो गए जो कि टैगोर से जुड़ा हुआ है। तभी शेखर बोलता है एक जगह है रविंद्र सदन जहाँ पर टैगोर छुपे हुए हैं, टैगोर से रिलेटेड सब कुछ तुमको उधर ही मिलेंगे। फिर वो लोग उधर जाते हैं और देखते रहते हैं कि उधर उनको कोई वायरस जैसे वॉक्स वगैरह मिलते हैं नहीं, पर इधर तो सिर्फ किताबें थे, थोड़े मोड़े चीजें थे जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पुराने दिन के थे। वो लोग किताब में देखना शुरू कर देते हैं। फिर सिनाशिश को किताब मिलता है जो कि वो डॉक्टर सैनी को देता है और बोलता है नंबर 46 खोलो, उधर एक कविता है जिसका हेडलाइन में लिखा हुआ है टैगोर का घर। फिर एक एक करके कविता के पंक्तियों को वो लोग पढ़ते जाते हैं और एक एक करके क्लूज मिलते जाते हैं। पहले 2 पंक्तियों में उनको मिलता है कोई ना कोई नेचुरल गैस का नेम दोनों को जोड़ के, और लास्ट के 2 पंक्तियों पे उनको मिलता है एक एक करके जगह का नाम। तो धीरे धीरे एक एक पंक्तियां पढ़ते गए और वो लोग कोलकाता के अलग अलग जगह जाते गए और उनको अलग अलग नेचुरल गैसेस के नाम और संकेत मिलते गए, कॉफी हाउस से लेके ऑडिटोरियम
ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम से लेके हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज से लेके नीमतला शमशान, कोई भी जगह छोड़ा नहीं था इस कविता में। और लास्ट के जो पंक्तियों का मीनिंग था कि जहाँ से तुम लोग निकले हो उधर ही तुम लोग पहुंचोगे। टेगर जब छोटे थे उधर ही तुम्हारा खोजना खत्म होगा। फिर से वो लोग रविंद्र सदन पहुंचते हैं और टेगर की मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं। टाइम निकला जा रहा था। शेखर तब बोलता है टेगर जब छोटा था इधर टेगर की छोटी मूर्ति हुआ करता था, जो कि रिसेंटली निकाल के इन्होंने नया मूर्ति को स्थापना किया है। जरूर हमको इधर कुछ न कुछ क्लू मिलेगा। तभी शेखर का नजर जाता है मूर्ति के सामने रखा हुआ एक इंट्रोडक्शन बोर्ड के ऊपर, जो कि 2 साल पहले ही बनाया गया है, क्योंकि 2 साल पहले ही पुराना मूर्ति हटा के नया मूर्ति लगाया गया है। उस इंट्रोडक्शन बोर्ड को शेखर अच्छे से देखता है। उधर एक स्विच होता है, उसको दबाने के तुरंत बाद एक बॉक्स बाहर आता है जिसके ऊपर एलिमेंट्स लिखे हुए थे, जो कि इतने टाइम से उन लोगों ने इकट्ठे किए थे। एम के लोग उनको देख लेते हैं, उनका पीछा करते हैं और उनको बोला जाता है कि हावड़ा ब्रिज के लोकेशन में पहुंचे। उधर से ही एम के लोग उस बॉक्स को लेके चले जाएंगे। दूसरी जगह में सेज के उधर देखते हैं जहाँ पर एम उनके ऊपर बंदूक ताने हुए था। ब्रिज पे पहुंचने के बाद एक एक करके सारे संकेत दबाने के बाद भी लास्ट का संकेत बचा हुआ था, जो कि सॉल्ट और सिल्वर में कंफ्यूजन था। शेखर बताता है ये सॉल्ट ही होगा पार्टनर, पर डॉक्टर सैनी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। वो बोलता है नहीं इसमें सिल्वर ही होगा। शेखर बोलता है सॉल्ट होगा, वो बोलता है सिल्वर होगा। शेखर बोलता है अगर तुम गलत भी दबा देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी डॉक्टर सैनी बोलता है अगर गलत दबा देते हैं तो सेज और हम लोग मारे जाएंगे, मैं मरना नहीं चाहता। तभी हम देखते कि डॉक्टर सैनी उसके बात को नहीं सुनते और सिल्वर दबा देते और वो बॉक्स खुल जाता है और उसके अंदर से वायरस उसे मिल जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है। तब शेखर डॉक्टर सैनी से बोलता है कांग्रेचुलेशन एम। तब हम सारे व्यूअर्स को पता चलता है कि एम और कोई नहीं डॉक्टर सैनी ही थे, जो इंटरनेशनल आर्म्स डीलर होता है, जिसको बहुत सारे देशों के लोग ढूंढ रहे हैं। और इंडियन रिसर्च सेंटर के तीनों साइंटिस्ट जिसने वायरस बनाया वो मास्टरमाइंड और कोई नहीं डॉक्टर सैनी उर्फ एम का होता है। धीरे धीरे एक एक करके पर्दाफाश होता है। एम को सब कुछ पता होता है जब स्नैशिश उधर से भाग जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट पे एक मोल था। ये स्नैशिश को पता लग गया। उसने अपना भाई बाबी से ये सब कुछ बताया और बाबी के टीम के लोग ये खबर देते थे एम को। एम के लोग फिर 2 सालों से उसे फॉलो कर रहे थे। एम बोलता है तुम्हारा गर्दन अभी भी मेरे हाथ में है, डॉक्टर सेज और लोनपुर के बाकी लोग मेरे ही कब्जे में हैं। तब शेखर बोलता है एकदम ये नहीं है, ये तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि अब तक बाबी उधर पहुंच चुका होगा अपनी टीम को लेके। फिर हम देखते हैं बाबी के लोग उधर पहुंचते हैं और उनके सारे टीम मेंबर के ऊपर हमला कर देते हैं और उनको नीचे गिरा देते हैं। शेखर तब बोलता है कब से बास मार रहा है और वो वायरस लेके जमीन पे फेंक देता है। इमानो तो बौखला चुका था। उसने बोला तुमने ये क्या कर दिया। वो बोलता है यार ये करेले का जूस है, तब से बास मार रहा था। तुझे क्या लगता है 2 साल से मैं बैठा हुआ हूँ वो केस को सॉल्व करने के लिए, वो तो कब का सॉल्व हो चुका है और वायरस जहाँ पर सेफ है वहाँ पर पहुंच भी चुका है। और तेरे जो 2 लोग थे अभी भी हमको फॉलो कर रहे थे, वो दोनों भी अभी गिर गए। पीछे से इंटेलिजेंस के 2 लोग उन्हें शूट कर देता है। अभी चले जेल में। बहुत दिनों तक बहुत देशों के सरकार को तुमने घुमाया। जब सब कुछ उसके हाथ से जा रहा होता है वो नदी में कूदने की कोशिश करता है, पर उसे शेखर पकड़ लेता है। पर शेखर को ही वो पानी के अंदर खींच लेता है। दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं और दोनों की लाश ही पुलिस को नहीं मिला। दोनों को ही माना जाता है कि ये मर चुके हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि शेखर के फोटो के ऊपर माला था, जहाँ पर हम बाबी और इरावती को देखते हैं। वो शेखर को लेकर बात कर रहे होते हैं। फिर बाबी इरावती को बोलता है मैंने उसे बहुत बार बोला था कि तू स्विमिंग सीख ले, बाद में काम में आएगा। पर वो हमेशा बोलता गया कि मुझे पानी से डर लगता है। अगर उसे स्विमिंग आता मैं ये मान लेता मेरा भाई मरा नहीं है, पर इतने हाइट से कूद के बिना स्विमिंग जाने वो बचा नहीं है। हम देखते हैं इरावती उधर से निकलती है और अपने गाड़ी का दरवाजा वो खोलती है। तभी मानो गाड़ी की सीट में रखा हुआ उसे एक बॉक्स मिलता है जो कि शेखर को उसने गिफ्ट किया था। फिर वो बॉक्स जब वो खोलती है वो स्मेल आती है जो कि शेखर के शरीर से आता है और कुछ नोट भी बना हुआ था। तभी इरावती को पता चल जाती है कि शेखर अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है। फिर हमको बाबी को दिखाया जाता है जो कि एक सीक्रेट कमरे में जाता है और उधर से बॉक्स निकालता है एम बना हुआ। उसके अंदर ही वायरस है जो केस 2 साल पहले ही शेखर ने सॉल्व कर लिया था। मतलब वायरस अभी काबिल हाथों में है। अगर शेखर जिंदा है तो एम भी शायद जिंदा ही होगा। इसी मिस्ट्री सस्पेंस के साथ इसके सारे एपिसोड का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर इस सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है हो सकता है मेकर्स फिर इसका सीजन 2 लेके आए। आई होप आपको पूरे सीरीज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए हम फिर मिलेंगे और एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए। मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही सर इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है। वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।